आपकी माँ ने हमसे 50,000 के जेवर उधार लिए हैं। मम्मी, ये 50,000 के जेवर आपने कब लिए? राजीव की आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था, उसमें एक गहरी चोट थी, जैसे किसी ने उसके भरोसे को भीतर तक हिला दिया हो। सामने टेबल पर ज्वेलर की रसीद पड़ी थी और कमरे में ऐसा भारी सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो दीवारें भी इस सवाल का जवाब सुनने के लिए ठहर गई हों। संध्या देवी की उंगलियां कांप रही थी। उनके चेहरे पर वह आत्मविश्वास नहीं था जो अक्सर उनकी सहेलियों के सामने चमकता रहता था, बल्कि एक अजीब सी झिझक और पकड़े जाने की बेचैनी थी। संध्या देवी हमेशा से ऐसी ही थी, शौकीन, दिखावे की आदी, और लोग क्या कहेंगे के बोझ तले अपनी जिंदगी जीने वाली। जब उनके पति आकाश जी जिंदा थे तब भी घर में यही हाल रहता था। कभी अचानक किसी भजन मंडली के साथ तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम बन जाता, तो कभी किसी सहेली की सालगिरह में सबसे महंगा तोहफा ले जाने की जिद ठान ली जाती। कभी नई कांजीवरम लाइट शेड की साड़ियाँ घर आ जाती, तो कभी सोने के झुमकों की चमक उनके चेहरे पर अलग ही गर्व ले आती। और अगर पैसे कम पड़ जाते तो उधार लेने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं होता था, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें भरोसा था कि अंत में आकाश जी ही सब संभाल लेंगे। आकाश जी समझाते थे, कभी झुझलाते भी थे। कई रातें ऐसे बीतती थी जब वह खिड़की के पास बैठकर हिसाब की डायरी में जोड़ घटाव करते रहते, और संध्या देवी उन्हें देखती तो थी, लेकिन उस चिंता को गंभीरता से लेने के बजाय उसे पुरुषों की फिजूल चिंता समझकर टाल देती थी, क्योंकि उनके लिए इज्जत का मतलब था लोगों की आंखों में चमकती प्रशंसा, और उस प्रशंसा के लिए वह घर की आर्थिक शांति तक दांव पर लगा देती थी। फिर एक दिन अचानक सब बदल गया। आकाश जी इस दुनिया से चले गए और उनके साथ ही वह अदृश्य सहारा भी चला गया, जो हर बार उनके कर्ज और मनमानी के बोझ को चुपचाप उठा लेता था। घर की जिम्मेदारी अब बेटे राजीव के कंधों पर आ गई थी, और राजीव अपने पिता से बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वह सीधा साधा नहीं बल्कि सिद्धांतों वाला था। हर खर्च को जरूरत के तराजू पर तौलता था, और उसे दिखावे से सख्त नफरत थी। वह माँ को किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। उनकी अच्छी खासी पेंशन भी थी, घर बड़ा और व्यवस्थित था। बहू मीरा उन्हें पूरा मान सम्मान देती थी और घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने देती थी। लेकिन संध्या देवी की आदतें नहीं बदली, बस उनका तरीका बदल गया। अब वह खुले आम खर्च नहीं कर पाती थी, क्योंकि जानती थी कि राजीव हर चीज का हिसाब पूछेगा और फिजूल खर्ची पर साफ मना कर देगा। इसलिए उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया, उधार का रास्ता, जिसे वह चुपचाप तय करती रही। कभी भजन मंडली के साथ वृंदावन और हरिद्वार की यात्रा, तो कभी किसी सहेली के साथ दक्षिण भारत घूमने का अचानक बना कार्यक्रम। कभी सोने के झुमकों की नई डिजाइन, तो कभी महंगी कांजीवरम साड़ी, और जब पेंशन आती तो थोड़ा थोड़ा करके उधार चुकाती जाती, यह सोच कर कि किसी को क्या पता चलेगा। बेटे बहू को लगता था कि वह अपनी पेंशन के पैसों से ही सब कर रही हैं, और राजीव भी सोचता था कि माँ खुश है तो रहने दो, उन्हें खुश रहने का पूरा हक है। उसे क्या मालूम था कि यह खुशी उधार की थी, और उस पर ब्याज भी चढ़ रहा था। समय बीतता गया और उधार का पहाड़ धीरे धीरे ऊंचा होता गया, लेकिन घर में सब सामान्य दिखता रहा, जब तक कि एक दिन ऑफिस में राजीव के पास ज्वेलर का फोन नहीं आया। भाई साहब, आपकी मम्मी ने 50,000 के जेवर लिए थे, काफी समय हो गया, अब हमें अपने पैसे चाहिए। राजीव का दिल धक से रह गया, जैसे किसी ने अचानक उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। वह तुरंत दुकान पहुंचा, सारा हिसाब चुकाया और घर आकर सीधे माँ के सामने खड़ा हो गया। और जब उसने पूछा कि और कितना कर्ज है, तो संध्या देवी की झुकी हुई आंखें और धीमी आवाज ने सच उगल दिया, अभी 25,000 और बाकी है, और पेंशन के पैसे भी लगभग खत्म हो चुके हैं। राजीव का चेहरा लाल पड़ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को शब्द में बदलने से पहले एक गहरी सांस ली, क्योंकि वह माँ का अपमान नहीं करना चाहता था।
वह उन्हें समझाना चाहता था। उसकी आवाज में दर्द था। जब उसने कहा कि पापा के साथ भी आप ऐसा ही करती थी, तब लगा था शायद अब आप सुधर जाएंगे, लेकिन आप अभी भी मुझसे छुपा कर वही सब कर रही हैं। क्योंकि आपको पता है मैं पापा जैसा सीधा साधा नहीं हूँ और किसी भी कीमत पर फिजूल खर्ची नहीं मानूंगा। उसने माँ को याद दिलाया कि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। उनकी पेंशन उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। उनका बेटा अच्छी कमाई करता है। उनकी बहू उन्हें पूरे सम्मान के साथ घर की मालकिन मानती है। फिर भी वह कर्ज लेकर शौक पूरे करती हैं। और क्या उन्हें लगता है कि जिनसे वह उधार लेती है उनकी नजरों में उनकी इज्जत बढ़ती है? नहीं, बल्कि घटती है। और जब ये लोग बेटे को फोन करते हैं तो सिर्फ माँ की नहीं, पूरे घर की इज्जत दांव पर लग जाती है। उसने दीवार पर टंगी पिता की तस्वीर की ओर देखते हुए कहा कि पापा आपको समझाते थे, पर आपने उनकी चिंता को कभी गंभीरता से नहीं लिया, और अब वही चिंता मैं अपनी आंखों में लेकर खड़ा हूँ। क्या ये ऐसा शौक ठीक है जो हमें चैन से 2 रोटी भी न खाने दे और हर महीने नए टेंशन में डाल दे? संध्या देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अचानक याद आया कि कितनी ही रातें आकाश जी खामोश बैठे हिसाब करते थे और वह सोचती थी कि वह बेवजह चिंता कर रहे हैं। आज वही चिंता उनके बेटे के चेहरे पर थी और यह एहसास उन्हें भीतर तक तोड़ गया। उन्होंने कांपते हाथ से अपने पति की तस्वीर को छुआ और धीमे से कहा कि शायद मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया और अब अपने बेटे को भी वही दर्द दे रही हूँ। फिर बेटे की ओर मुड़कर बोले कि मुझे माफ कर दो, मैं शायद सच में दिखावे के पीछे भागती रही और यह भूल गई कि असली इज्जत बाहर वालों की तालियों में नहीं, अपने घर की शांति में होती है। अमित ने माँ का हाथ थाम लिया और कहा कि हम आपका सम्मान करते हैं, बस आप भी हमारी मेहनत और इस घर की इज्जत का मान रखिए। उस दिन के बाद सचमुच घर में बदलाव आने लगा। संध्या देवी ने भजन मंडली में भी सादगी की बात करना शुरू किया। उन्होंने अपनी अलमारी में रखी साड़ियों को नए गर्व के साथ पहनना सीखा। जेवर दिखाने के बजाय बहू की तारीफ करना सीखा और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने शौक को अपनी हैसियत के भीतर रखना सीख लिया। राजीव के चेहरे की चिंता कम होने लगी। रीमा ने सास को पहले से भी ज्यादा अपनापन दिया और घर में एक नई शांति उतर आई, क्योंकि अब वहाँ दिखावे का स्वर नहीं, समझदारी की सुकून भरी आहट थी। और सच यही है कि कर्ज लेकर शौक पूरी करना आसान है, पर उससे रिश्तों पर चढ़ा बोझ उतारना बहुत ही कठिन। और असली अमीरी महंगी साड़ियों या सोने के झुमकों में नहीं, बल्कि उस संतुलन में है जो हमें अपने प्रियजनों की आंखों में बिना शर्म और बिना डर के देखने की ताकत दे। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।